हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हमारा टॉपिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण में व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रखने पर फ्रिंज के विस्थापन का सूत्र x नॉट इज इक्वल टू डी बाई टी n-1 इंटू टी की स्थापना करना। और ये हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है, वीडियो नंबर 5th वीडियो हम अपलोड करेंगे आज। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, डबल स्लिट होगी S1 और S2, दो स्लिट हैं S1 और S2। इनसे पर्दे की डिस्टेंस है कैपिटल D। ये सेंट्रल फ्रिंज बनेगी M नोट पर। और जिस भी पुंज के मार्ग में आप ये ट्रांसपेरेंट शीट रखोगे, उसी पुंज की ओर ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ये विस्थापित हो जाएगी। तो ये कितना विस्थापित हुई है, हम इसकी कैलकुलेशन किस फार्मूले से करने वाले हैं उसको फाइंड करेंगे। हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 और S2 से चलने वाली व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में इंटरफेरिंग जो वेव्स हैं उनमें से किसी एक के पाथ पर भी हम स्मॉल टी मोटाई और अपवर्तनांक स्मॉल n की कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लेट रखते हैं, तो केंद्रीय फ्रिंज जो सेंट्रल चमकीली फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, वो विस्थापित हो जाएगी उस पुंज की ओर, उस किरण की ओर जिसके मार्ग में हमने स्मॉल टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रखी है। तो हम यहां दिखाते हैं, शुरू करते हैं। माना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 से चलने वाली प्रकाश पुंज के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई व अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक स्मॉल n की एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पट्टी प्लेट, पारदर्शी प्लेट रखी गई है, पारदर्शी प्लेट रखी गई है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, दिखाया गया है। इतना कर देंगे हम लोग। अब होगा क्या है, यहाँ पर हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पारदर्शी प्लेट के रखने से S1 और S2 से चलने वाली दोनों प्रकाश पुंजों या दोनों लाइट वेव्स के बीच एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जनरेट होगा, अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होगा। अगर ये टी मोटाई की पट्टी ना हो तो यहाँ पर S2A के इक्वल पथांतर आएगा, बट टी को रखने से अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि इस प्लेट के रखने पर अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है, अतिरिक्त पथांतर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, पथांतर उत्पन्न होता है। ये बात आप समझिए, अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है, जिस कारण चमकीली दीप्त केंद्रीय फ्रिंज नाम देंगे सेंट्रल फ्रिंज, MO से विस्थापित होकर M पर आ जाती है। अब बात करते हैं यहां, चूंकि हम जानते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि वायु द्वारा नहीं, सॉरी, लाइट की बात चल रही, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश द्वारा स्मॉल टी दूरी यदि किसी माध्यम में तय की जाए तो वायु में चली गई दूरी वो किसके बराबर होगी? वो होगी आपकी माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें टी दूरी तय की प्रकाश ने, और माध्यम की मोटाई, तो n इंटू टी। इसे ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लें, इतने टर्म को। हम आपको बताना चाहेंगे कि वायु इस टी मीडियम, इस पारदर्शी प्लेट के अंदर जितनी इसकी थिकनेस है, टी मोटाई की थिकनेस है, तो प्रकाश को इससे जो गुजरना है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा थ्रू द ग्लास प्लेट? वो होगी कितनी? स्मॉल टी। परंतु यही प्रकाश जो कांच से होकर जा रहा है, अगर इसको हटा दें तो वायु में ये कितनी दूरी तय करेगा? n इंटू टी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई वायु में अतिरिक्त दूरी इतनी चली जाएगी और माध्यम में दूरी इतनी चली जाएगी, तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस होगा यही अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न करेगा। आप इसको नोट कर लें। अब हम फाइंड करेंगे अतिरिक्त पथांतर। अब हम फाइंड करते हैं अतिरिक्त पथांतर। अतः टी मोटाई के कारण उत्पन्न पथांतर इट शुड बी इक्वल टू, इसे नाम दे देंगे P। इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? n इंटू टी माइनस का टी। वायु में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी माइनस माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो इट मीन्स P बना हमारा कितना? T n माइनस 1। परंतु यहां मान लेंगे यदि प्लेट की अनुपस्थिति में, एब्सेंट मान ली जाए अगर प्लेट को, अनुपस्थिति में, इन दैट सेंस व्हेन द प्लेट इज एब्सेंस, तो यदि प्लेट की अनुपस्थिति में पॉइंट n पर, बिंदु m पर क्या बन रही हो? एम विदित फ्रिंज बन रही हो। कौन सी? एम विदित फ्रिंज बन रही हो। तो उस स्थिति का हमने विस्थापन कितना दिखा है? x नॉट। तो हमें पता है पथांतर P मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? m लैम्डा। एम वी फ्रिंज के लिए क्या मानेंगे? m लैम्डा। और इट इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर पथांतर P हो और जिस फ्रिंज का पथांतर P है, या जिस तरंग के लिए पथांतर देख रहे हैं, उस तरंग के लिए जो हमारी व्यतिकारी फ्रिंज है उसका विस्थापन केंद्रीय फ्रिंज से क्या है? x हो। यहाँ पे हमने क्या मान रखा है? x नॉट। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा? x नॉट स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। पथांतर P इज इक्वल टू m लैम्डा, इट इज इक्वल टू x नॉट अपॉन d। P की वैल्यू रख सकते हैं आप, P n-1, इट इज इक्वल टू m लैम्डा, इट इज इक्वल टू x नॉट d बाई कैपिटल D। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इस फार्मूले से दो बातें पता कर सकते हैं। पहली बात ये कर सकते हैं, बाई इक्वेशन वन आप देखिए क्या बनेगी इससे। इक्वेशन 1, T कैन बी फाइंड इन टर्म्स ऑफ m लैम्डा अपॉन n-1। इस सूत्र से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? प्लेट की मोटाई
ज्ञात कर सकते हैं, प्लेट की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। एक फार्मूला बनेगा T इट इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन n माइनस 1 वेयर, क्या बता दीजिएगा, जहां m जो है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर है फ्रिंजों का। इसके बाद दूसरी बात पर आते हैं हम। अगेन बाय इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से ही हम ये लेकर चलते हैं बेटा, T n माइनस 1 इट इज इक्वल टू x नोट d बाई कैपिटल D। तो इससे हमारा x नोट फार्मूला बनेगा d बाई डी n माइनस 1 इंटू टी। x नोट इज इक्वल टू d बाई डी इंटू n माइनस 1 इंटू टी। यही दीप्त फ्रिंज के विस्थापन का सूत्र है, विस्थापन का अभिष्ट सूत्र है। ये तो तब है जब हम केंद्रीय फ्रिंज को एक दीप्त फ्रिंज मान रहे हैं और दीप्त फ्रिंज के विस्थापन का सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि m पर दीप्त फ्रिंज बन ही ना रही हो, अदीप्त फ्रिंज बन रही हो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, इसका हम यूज करेंगे, इसे नाम दे देंगे ए। अभी हम दूसरे उसमें देखते हैं, दूसरे केस में हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, अगर m पर इतने ही नंबर की mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, अगर m पर mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, तो उस केस को करने से पहले आप इसको नोट कर लेंगे। पहले आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं हम दूसरे केस की। यहां मान लेते हैं यदि प्लेट की अनुपस्थिति में mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, क्या बन रही हो, mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, तो उस स्थिति में हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो तो देखते हैं। mv क्या बन रही हो, अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, अदीप्त मान लेंगे। तो इस सिचुएशन में पथांतर p किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारा 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और इस स्थिति के लिए फ्रिंज का विस्थापन हम x नोट स्मॉल d बाई डी ही कंसिडर करेंगे। ये हमारा आया बाई इक्वेशन ए। इक्वेशन का यूज कर लें अगर हम, तो t n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और इट इज इक्वल टू x नोट d बाई कैपिटल D। तो ये हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशन निकालते हैं। t की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इट इज इंप्लाइज दैट, देखो t निकालना चाहता हूं मैं, प्लेट की मोटाई निकालना चाहता हूं, इस स्थिति में तो क्या आएगा 2m माइनस 1 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू n माइनस 1। तो अगर अदीप्त फ्रिंज बन रही है, mv अदीप्त फ्रिंज बन रही हो, तो उस स्थिति में फ्रिंज की जो ये जो प्लेट है, इस प्लेट का मोटाई हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1। अगर हमें t पता हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और हम फ्रिंज का नंबर ज्ञात करना चाहे तो हम इस फार्मूले से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रिंज बनेगी, कौन से नंबर की फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज है। तो ये बात होगी। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये वाले टर्म, x नोट चाहता हूं निकालना। तो कैसे निकलेगा x नोट, अभी देखते हैं। हम लोग यहां पर ये वाली टर्म यूज करेंगे। देखिए अगेन पुनः t
n-1 इट इज इक्वल टू x नॉट डी बाई कैपिटल डी। तो इससे x नॉट हमारा दोबारा से क्या आएगा, d अपॉन स्मॉल डी n-1 इंटू। यह अदिक्त फ्रिंज के विस्थापन का सूत्र है। देखिए ये जो है ना आपका ये जो फार्मूला है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करने का कि दीप्त फ्रिंज है या अधिक फ्रिंज है। अगर T मोटाई या n अपवर्तनांक की कोई पारदर्शी प्लेट रखी गई है तो उस स्थिति में फ्रिंज के विस्थापन का सूत्र x नॉट इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू n-1 इंटू टी ही होगा। आप इसे नोट कर लेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ बातें और बताते हैं हम आपको, देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए।